चलिए देखिए, ये जो आज जो है हम सब क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में बात करेंगे आज। उसमें है सबसे फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में आज बात करते हैं। और हम लेकर आए हैं फ्रांस की क्रांति, यानी कि आप लोग भी जानते हैं जो फ्रांस की क्रांति की कितनी महत्व है। ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बनाना होता है। इसमें फ्रांस की क्रांति को थोड़ा सा आज गहराई से जानेंगे, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति किस प्रकार से हुई थी। और ये 10th के एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यह चैप्टर जो है फ्रांस की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो 5 नंबर या 2 नंबर के होते हैं। चलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को कर पाएंगे हम सब। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में बाबू जानते हैं आप लोग, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो हम मतलब ये जानते हैं फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। आप लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब देखते हैं? 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी में क्रांति जब होता है तो वहाँ के शासक होते हैं लुई 16वां। उनका नाम क्या रहता है? लुई 16वां बाबू, उनका नाम होता है लुई 16वां। और वह अत्यधिक अत्याचारी और लोगों का कट्टर विरोधी होने की वजह से फ्रांस में क्या देखते हैं? क्रांति होता है। फ्रांस में क्रांति होता है। और बाबू देखिए फ्रांस में क्रांति का समय हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रांस की क्रांति, यानी कि बाबू देखते हैं इसमें फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 इसमें हम सब देखते हैं फ्रांस में क्रांति होती है और सभी लोग उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। देखिए बाबू इसमें फ्रांस में क्रांति के समय इसका शासक कौन था? तो यहाँ पे देखिए बाबू 1789 फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां, यानी कि लुई 16वां फ्रांस के शासक हुआ करता था। लेकिन जब वहां पे क्रांति हुआ तो लुई 16वां जो है, लुई 16वां को ना उसके बाद क्या कर दिया गया? 1793 ईस्वी में, कुछ दिन बाद जो है 4 साल बाद 1793 ईस्वी में लुई 16वां को ना फांसी दे दी गई गिलोटिन पर चढ़ाकर। लुई 16वां की राजा रानी तथा लुई 16वां को भी दोनों को फांसी दे दी गई गिलोटिन पर चढ़ाकर। उसके बाद है देखिए बाबू वहां पे जो वहां की जो सारी शक्ति है उस किसको हाथों में चली आई? तो वहां की जो सारी शक्ति है वो जो है लोगों को, जनता के हाथ में चला आया और वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पे 1793 के बाद जो है वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुआ और सारी शक्ति कहाँ के चले आए? लोगों के हाथों में चली आई। और लोगों के हाथों में आने के बाद जो है कुछ दिन बाद उसमें भी क्या होता है? एक राजा आते हैं और वह पेशे से सैनिक होते हैं और वह बहुत सारे युद्ध के कारण क्या हो जाते हैं? वह नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं। वह युद्ध लड़ने के कारण उनका जो कुछ दिन बाद जो है फ्रांस के क्या बनते हैं? शासक बन जाते हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से रहने वाले इटली के रहते हैं। देखिए उनका जन्म लिखे हैं, जन्म के बात करेंगे बाबू, जन्म का बात करेंगे तो देखिए जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था इटली में। इटली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह युद्ध और अपने युद्ध कौशल के चलते उनको क्या किया जाता है? फ्रांस के डायरेक्टरी के शासन के रूप में उसको स्थापित किया जाता है। उनको वो कब स्थापित है? 1799 ईस्वी में आप देखते हैं फ्रांस का डायरेक्टरी के रूप में शासन अपना करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है? वहां पे विद्रोह होने की वजह से आप लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का राजा बना। और 1804 ईस्वी में बाबू क्या देखते हैं? कुछ दिन बाद नेपोलियन बोनापार्ट उसके क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं वहां पे। और राजा बनने के बाद बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। देखेंगे राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद थी, इसको बढ़ावा देने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या क्या कदम उठा रहे हैं और क्या परिवर्तन दिख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू। देखिए राष्ट्रवाद का बाबू मतलब होता है देश प्रेम की भावना। हम सब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में यानी कि यूरोप महादेश बहुत बड़ा देश है, उसमें ना वो जो है ना पहले गुलाम था, उसमें क्या स्वतंत्रता चाहता है। तो उस यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम की भावना, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना। चलिए बाबू देखते हैं फ्रांस में क्या क्या परिवर्तन हुए लुई 16वां के राजा बनने के बाद। देखिए पहला परिवर्तन आप लोग देखते हैं 1840 में फ्रांस में परिवर्तन,
यानी कि फ्रांस में परिवर्तन देखते हैं तो पहला परिवर्तन ये देखिए बाबू, फ्रांस में संविधान का निर्माण किया जाता है। आप लोग जानते हैं ना, पहले राजशाही हुआ करता था, उस टाइम क्या था, फ्रांस में कोई संविधान नहीं था, राजा ही राज करता था। तो उसमें क्या, नेपोलियन बोनापार्ट के राजा बनने के बाद आप क्या देखते हैं, फ्रांस में पहला कार्य किया जाता है, वहां पे संविधान का क्या किया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है फ्रांस में। उसके बाद बाबू देखिए 2 नंबर का, आप लोग देखिए 2 नंबर में क्या, समानता का अधिकार, और सबों को क्या दिया जाता है, दूसरा नंबर सबों को समान अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर बाबू देखिए, कानून का निर्माण किया जाता है। कानून का निर्माण करने का मतलब क्या, वहां पे नई नई कानून का निर्माण किया जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। उसके बाद संविधान का निर्माण भी किया जाता है। उसके बाद नेपोलियन कोड, इसे ही बोलते हैं, यानी कि जो नई जो कानून बनाया गया था, वहां पे जो कानून लागू किया गया था उसको ही नेपोलियन कोड कहा जाता है। वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ऑब्जेक्टिव, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे बाबू, तो इसमें 5 कोड थे। चलिए देखिए 5 को कोड कहने का मतलब क्या है, 5 को उसमें कानून लिखा गया था। उसके बाद देखिए बाबू अगला चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए जन्म के आधार पर मिलने वाला अधिकार को समाप्त खत्म कर दिया था। और जो वहां पे आप लोग देखते हैं फ्रांस में जो है, फ्रांस के क्रांति से पहले फ्रांस जो था ना, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, मुख्य रूप से पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग में बटा हुआ था। लेकिन ना कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को ना विशेष जन्म के आधार पर ही उसको विशेष अधिकार दिया जाता था। वो बड़े घराने को होते, इसके वजह से उनको विशेष अधिकार देते। इस अधिकार को क्या कर दिया नेपोलियन, समाप्त कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया इस सब अधिकारों को। देखिए बाबू 5वां पॉइंट कह रहा है, समानती व्यवस्था को हटाया गया। समानती व्यवस्था को कहने का बाबू मतलब अंग्रेज द्वारा, यानी कि जो पहले के राजा हुआ करते थे, तो फ्रांस के कुछ कुछ क्षेत्र में क्या हुआ करते थे, समानती व्यवस्था चलती थी। समानती व्यवस्था का मतलब है बाबू, यानी कि जितना जो है राजा महाराजा जो है लोगों से कार्य करवाते थे, अनाज भी उगवाते थे, और उसका जो जितना मुनाफा होता था वो राजा रख लेता था, और थोड़ा सा उसका जो बचा हुआ अनाज को दे देता था। तो यही समानती व्यवस्था था वहां पे। तो इसको क्या किया गया, हटाया गया, वहां पे खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए बाबू राष्ट्रीय बैंकों का स्थापना किया नेपोलियन ने। वहां पे क्या किया, बहुत सारे परिवर्तन करते हुए एक और परिवर्तन, राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हुआ। राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना इसलिए किया गया था कि लोगों के क्या मिल सके, ऋण मिल सके, और लोग जो है अपना क्या बोलते हैं, कृषि कार्य अच्छे तरीके से कर सके। उसके बाद देखिए माप तौल की तकनीकी में सुधार किया गया, और वहां पे जो माप तौल यानी कि जो तौलने का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते हैं किलो तराजू, उसके भी तकनीकी में क्या किया, बदलाव किया गया, माप तौल की तकनीक को बदल दिया गया वहां पे। चलिए बाबू आगे देखते हैं, 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट में आपको क्या दिखता है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाया गया। और वहां पे आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया गया था, नई नई कृषि का विकास किया गया, नहरों का निर्माण किया गया, क्या बोलते हैं उसके बाद मतलब बहुत सारे वहां पे जो मतलब आर्थिक दृष्टि से जो संसाधन उपलब्ध थे उनको और समृद्ध बनाया गया, यानी कि उनको और अच्छी तरीके से बनाया गया, जिससे कृषि का विकास बड़े पैमाने पर कर सकें। और उसके बाद देखिए बाबू 9वां पॉइंट है, राष्ट्रवाद के भावना का विकास हुआ। और वहां पे राष्ट्रवाद की भावना का विकास कहने का मतलब है अपने यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना। लेकिन ना फ्रांस की क्रांति से समय राष्ट्रवाद का मतलब हुआ करता था राजा के प्रति प्यार चाहे लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद उसमें क्या हुआ, लोग जो है धीरे धीरे समझने लगे थे कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राजा के प्रति प्यार नहीं, देश के प्रति प्यार, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, देश के प्रति प्यार कर रहे थे, आपके अंदर राष्ट्रवादी हैं। उसके बाद चलिए बाबू इतना से परिवर्तन देखते हुए आगे चलते हैं, हम सब आगे आ जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक संविधान लागू करता है, और जो संविधान लागू कब करता है, 18 जून 1814 ईस्वी में संविधान एक लागू करता है नेपोलियन बोनापार्ट। और उसके ही द्वारा क्या होता है, ये जो है पूरे जो है वहां पे व्यवस्थित चलते रहते हैं इसी संविधान से। उसके बाद आता है 1815 ईस्वी में वाटरलू की युद्ध में कौन हार जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना। 1815 आते आते क्या हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। और वह कितने देश से हारता है, देखिए 92। उसके बाद होता है यहाँ पे देखिए
1815 इसमें वियना की संधि, और उसके बाद क्या होता है, वियना की संधि होता है। हारने के बाद 1815 इसमें एक वियना की संधि होता है, और नेपोलियन और 4 देशों के बीच होता है। नेपोलियन बोनापार्ट और 4 देशों के बीच यह संधि होता है। यह देश कौन कौन थे, तो ब्रिटेन थे, ऑस्ट्रेलिया था, प्रसा था और एगो रूस था। 4 गो देश के बीच ये संधि होता है, और उसी संधि के तहत क्या किया जाता है, बुबड़ो वंश की शासन फिर से क्या हो जाती है, आ जाता है फ्रांस के अंदर। और हम सब देखते हैं फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फ्रांस में वियना संधि के तहत तीनों जो राष्ट्र, चारों राष्ट्र जो क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं, और उसके नेपोलियन द्वारा जो विजित क्षेत्र थे 39 को विजित क्षेत्र, उसको लौटाने के लिए कहा जाता है। और फ्रांस के सीमा पर नई नई देश को बसाया जाता है, ताकि फ्रांस भविष्य में ऐसा गलती फिर से न करे, जो राज्य का विस्तार अपना न करे। सैनिक विस्तार पर अंकुश लगा दिया जाता है, यही वियना की संधि में, और इसको वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। आप लोग देखते हैं पराजय के बाद, देखिए पराजय के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1815 इसमें बूढ़ो वंश का शासन क्या हो जाता है, फिर से कहाँ चला आता है, 1815 इसमें बुबड़ो वंश का शासन कहाँ से चला आता है, यहाँ 1815 में फिर से फ्रांस के अंदर चला आता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं, उसके बाद कुछ, चलिए देखिए, लुई 18वां के मृत्यु के बाद, लुई 16वां के मृत्यु के बाद फ्रांस का राजा कौन बनता है, लुई 18वां बनता है। जो आगे चल लुई 18वां बनता है। अभी अत्याचारी शासन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्रांस के राजगद्दी से हटा दिया जाता है। और एक और आते हैं राजा, जिसका नाम रहता है चार्ल्स दसम। वो जो फ्रांस के शासक बनते हैं 1830 ईस्वी में, और उनके ही शासनकाल में जुलाई क्रांति देखने को अंदर मिलता है। पूरे फ्रांस के अंदर जुलाई क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये सभी क्रांति को दबाने में असफल होने के कारण लुई फिलिप्स कहाँ, फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाते हैं। और फिर से एक शासक आते हैं, ऑलियन वंश के शासक रहते हैं, उनका नाम रहता है, ऑलियन वंश के शासक रहते हैं लुई फिलिप्स 1830 ईस्वी में। और राजगद्दी पर, फ्रांस के राजगद्दी पर बैठते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, फ्रांस के राजगद्दी पर बैठते हैं, और फ्रांस के राजगद्दी ऑलियन वंश के शासक हुए। लेकिन ना ये जो है ना कुछ सुधार करते हैं, उसे वयस्क मताधिकार देते हैं। लेकिन ना तीनों वर्ग को संतुष्ट न करने के कारण क्या हो गया, इनको भी लोगों के अंदर आक्रोश की भावना बढ़ी, और लोग जो है ना इनके खिलाफ भी विद्रोह किया। और इस तरह से यह भी फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। और इस तरह से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुआ, और फ्रांस में नई संसद का निर्माण किया गया, और वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। बस आज के लिए इतना ही। ये पूरा था फ्रांस के स्वतंत्रता की कहानी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।